नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स टाइम में। यहाँ हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था 12th क्लास की फिजिक्स का, जो सभी के लिए यूजफुल है, जिसमें हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। उसी का नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस और समविभव पृष्ठ। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होती है, ऐसा सरफेस या फिर ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो। जैसे हमने एक सरफेस ले लिया, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट है बी, ए और बी, तो यहाँ भी पोटेंशियल की वैल्यू अगर बी है तो यहाँ भी पोटेंशियल की वैल्यू बी होगी। मतलब इस पूरे सरफेस पे आप कहीं पर भी जाएंगे तो पोटेंशियल सेम रहेगा। ऐसे सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ। इसका मतलब यह हुआ समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज इक्वल इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कि अगर ये कोई भी दो पॉइंट से ए और बी और यहां से हमें इस पॉइंट से यहां पॉइंट तक जाना है, तो हमने हमारे पहले वाले वीडियोस में देखा था कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और वर्क किस फॉर्म में सेव होता है? पोटेंशियल की फॉर्म में। तो अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है और बी पॉइंट का पोटेंशियल वीबी है, ठीक है, तो वी नो दैट वी ए इज इक्वल्स टू वीबी, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से यहां तक जाते हैं तो वर्क डन अगर डब्ल्यू ए बी है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी वी ए माइनस वीबी। इसका मतलब v माइनस बी दैट इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो उसमें वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, द वर्क डन एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, द वर्क डन इज 0, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका कि जो इक्विपोटेंशियल फील्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल को। और पोटेंशियल रिलेटेड होता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। विद्युत क्षेत्र से संबंधित होता है, विद्युत विभव है। तो अगर जो पोटेंशियल को अगर सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिनोट करता है उसको हमने V और E में जो रिलेशन लिखा था, V इज इक्वल्स टू E डॉट डी आर, लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर, दैट मीन्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय V, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन हम पोटेंशियल से निकाल सकते हैं। तो इक्विपोटेंशियल फील्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। The direction of electric field for a equipotential surface is always perpendicular to its surface। जो भी सरफेस होगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो इक्विपोटेंशियल फील्ड जो है उसके हम फील्ड लाइंस को, दो जो इक्विपोटेंशियल फील्ड्स होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं। क्यों क्रॉस नहीं करते? जैसे कि अगर ये एक इक्विपोटेंशियल फील्ड है और सेकंड वाला इक्विपोटेंशियल फील्ड इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर और इस पॉइंट की परपेंडिकुलर दोनों की बात करें तो जहां पर वो दोनों कट हो रहे हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को कट नहीं करती, क्योंकि जो कटिंग जो पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होगी। सिमिलरली अगर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस भी अगर दो एक दूसरे को कट करते हैं तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कभी भी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो होते हैं सरफेस जो है डू नॉट क्रॉस और यू कैन से कट ईच अदर। ओके, तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। अब इसी की फोर्थ प्रॉपर्टी और है कि जो भी कोई भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर की जो सरफेस होती है हमेशा, किसी भी चालक का जो पृष्ठ होता है वो हमेशा, कंडक्टर की सरफेस हमेशा कैसी होती है? हमेशा इक्विपोटेंशियल होती है, समविभव पृष्ठ होती है। चालक की पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ होती है। तो ये फोर प्रॉपर्टीज है किसी भी इक्विपोटेंशियल फील्ड की। फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि इस इक्विपोटेंशियल फील्ड में वर्क डन 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि इसके इक्विपोटेंशियल फील्ड पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उस इक्विपोटेंशियल फील्ड की हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। थर्ड प्रॉपर्टी, दे नॉट कट ईच अदर और नॉट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि कटने वाले बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होगी जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जगह एक ही डायरेक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो हमेशा इक्वी
पोटेंशियल होता है। ओके, अब हमारा इसी के लिए नेक्स्ट टॉपिक है कि ई और वी में हमने एक रिलेशन तो निकाला था, ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब हमने जब इक्विपोटेंशियल फील्ड पढ़ा है तो इसी के बेसिस पे हम ई और वी में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन फॉर ई एंड वी या ई व वी में संबंध। ठीक है, और ई और वी में संबंध देखने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्ड नया समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं प्रवणता या फिर ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है ना, हम जो पोटेंशियल ले रहे हैं v, वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। और अगर जो कोई भी अदिश राशि जो होती है या अदिश फलन जो होता है उसमें जो मैक्सिमम चेंज जो होता है उसे हम कहते हैं उसकी प्रवणता। तो इस ग्रेडियंट का मतलब हुआ द मैक्सिमम चेंज इन एनी स्केलर फंक्शन। किसी भी अदिश फलन में परिवर्तन की अधिकतम दर को, क्या है ना, अधिकतम परिवर्तन की दर को हम उसकी प्रवणता कहते हैं। अब अगर हम ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, v की बात कर रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल की, तो ग्रेडियंट ऑफ v का मतलब हो गया, ग्रेड v से डिनोट करेंगे इसको कि ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल डेल v अपॉन डेल एन कैप। मतलब ये क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज है ना, v की वैल्यू में कितना ज्यादा मैक्सिमम चेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं उसका ग्रेडियंट ऑफ v। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ v क्या हो गया, क्योंकि अगर हम स्केलर पोटेंशियल कैसा स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के लिए हम ग्रेडियंट निकालते हैं, उस ग्रेडियंट को हम कहते हैं द मैक्सिमम चेंज इन एनी स्केलर फंक्शन इज कॉल्ड इट्स ग्रेडियंट। अब हम निकाल रहे हैं ई और वी में रिलेशन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि ई वी से कैसे रिलेट होता है कि अगर किसी भी जो भी हमारा कोई भी सदिश है या हमारा चार्ज है उसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल की फॉर्म में सेव होता है। ये हम सब ने पढ़ लिया और हमने एक रिलेशन भी निकाला था ई वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। तो इसी रिलेशन से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम एक नेक्स्ट रिलेशन निकालेंगे जो कि ई और वी में होगा। ओके, तो हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक तो P है जिसका पोटेंशियल V है ना, एक कोई भी पृष्ठ है जिसका पूरे का पोटेंशियल कैसा है, वो भी इक्विपोटेंशियल इसलिए V है, और एक दूसरा सरफेस है Q जिसका भी वो भी इक्विपोटेंशियल है और उसका पोटेंशियल जो कितना है डेल V प्लस डेल V है। अब यहाँ से इस पॉइंट O से इस पॉइंट मतलब P पे ही किसी पॉइंट से हम Q के किसी पॉइंट तक जा रहे हैं। ठीक है, और ये सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये सरफेस इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर है कि इस वाले सरफेस के किसी पॉइंट से हम इस वाले सरफेस के किसी पॉइंट तक जा रहे हैं। ठीक है, और उन दोनों सरफेस जिसके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी मानी हमने, डेल आर मानी। तो हमारे पास v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल v इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल, ओके, यहाँ से यहाँ तक अगर चेंज किया डेल v इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल आर, ये वैल्यू हो गई डेल v की। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं और ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है। तो डेल v इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल आर, और ई और डेल आर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा, तो हम लिख सकते हैं माइनस ई डेल आर कॉस थीटा। अब ये जो ई डेल आर कॉस थीटा है इट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेल आर विद रिस्पेक्ट टू ई। मतलब अगर हम डेल आर को इस डायरेक्शन में ले, जैसे हम कंपोनेंट निकाले कि इधर भी डेल आर है और यहाँ एंगल थीटा है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, डेल आर कॉस थीटा की, इस तरीके से। तो ये वाला वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, डेल एन को डिनोट कर रहा है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम इस डेल आर कॉस थीटा की जगह वैल्यू रख देंगे माइनस ई डेल एन। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ई की वैल्यू निकालना चाहे तो ये हो जाएगा माइनस डेल एन डेल वी अपॉन डेल एन। और हमने अभी देखा कि जो रेट ऑफ चेंज जो होता है किसी भी पोटेंशियल का वो होता है उसका ग्रेडियंट ऑफ वी, तो ये हो जाएगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ v। अब इस ग्रेडियंट ऑफ v का मतलब क्या हुआ कि हर डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ। अगर 3 डायमेंशनल है तो x डायरेक्शन भी आएगी, y भी आएगी और z भी आएगी, और अगर 2 डायरेक्शन है तो x भी आएगा और y भी आएगा। तो अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें, जैसे हमने लिखा E इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v इज द रिलेशन फॉर E एंड v। ठीक है, और अगर हम इसको और अच्छे से खोल के लिखना चाहें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इस माइनस ग्रेडियंट की
डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप ऑफ विच डेल वी। ओके, तो अगर हम x डायरेक्शन की लिखना चाहें तो Ex की वैल्यू आ जाएगी डेल v ओवर डेल x। ठीक है, फिर चेंज इन द वैल्यू ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली Ey इज डेल v ओवर डेल y एंड Ez इज इक्वल्स टू डेल v ओवर डेल z। तो ये रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए। ओके, अब है आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कोई एक आवेशित गोला है, कोश है सॉरी, जो कि कैसा शेप का है, स्फेरिकल है। अब उसके लिए हमें निकालना है विभव कितना होगा। तो हमने देखा कि जो विभव जो होता है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, विद्युत क्षेत्र से। तो हमने जब पहले वाले वीडियोस में जो विद्युत क्षेत्र के मान जो निकालेंगे हम उन मानों को डायरेक्ट ले लेंगे और जब हम उनका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, अगर उनका हम समाकलन करते हैं तो फिर हमें वैल्यू मिल जाती है उनके विभव के, क्योंकि हमने रिलेशन देखा था v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, अब किसी गोलीय कोश के लिए निकाल रहे हैं हम, तो सबसे पहले अगर है एक गोलीय कोश लेते हैं, इस तरीके से हमने गोलीय कोश लिया है और उसके कारण उस कोश की त्रिज्या तो r है और वो आवेशित है, समावेशित है, गोलीय कोश है, चालक है। ठीक है, इस तरीके से गोलीय कोश है। अब उसके लिए अगर ये चालक है तो इस पर आवेश अंदर की तरफ नहीं होगा, सारा आवेश जो होगा वो कहाँ हो जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। इस गोलीय कोश के कारण हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो सबसे पहले जैसे कि वो आवेश है और इससे यहाँ पर कोई पी बिंदु है, r दूरी पर है और इससे केंद्र से r दूरी पर है और बाहर की तरफ स्थित है। तो जब हमने फर्स्ट केस जब पढ़ा था कि व्हेन r इज ग्रेटर देन r, मतलब अगर जो पॉइंट है वो स्फेरिकल सरफेस से बाहर की तरफ स्थित है, तो उसके लिए E की वैल्यू हमारे पास क्या थी, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो सिंपली हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस, हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा विभव के लिए कि किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने को हम पोटेंशियल कहते हैं। तो अनंत से हम कितनी दूरी तक ला रहे हैं, r दूरी तक। तो हमारी लिमिट्स क्या होगी, इनफाइनाइट टू r e डॉट डी आर। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r e की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ये हमने कल एक जो बिंदु आवेश के लिए गया था उसमें भी सेम इसी तरीके से किया था और इसकी फाइनल वैल्यू क्या आई थी वो मैं एक बार वापस करके बता देती हूँ आपको कि के क्यू जो है कांस्टेंट है, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1/r, तो माइनस के क्यू -1/r और आपको लिमिट लगानी है इन्फिनिटी से लेके r तक। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी के क्यू 1/r, अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिखेंगे तो 1/∞, और 1/∞ की वैल्यू हमारे पास होती है 0, तो यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो ये हुआ विभव का मान कहाँ पर, जब पॉइंट उस स्फेरिकल शेल के बाहर की तरफ है। अब इसका सेकेंड पॉइंट, सिमिलरली सेकेंड पॉइंट r इज इक्वल टू r, मतलब अब आपको इनफाइनाइट तक नहीं लाना और उस चार्ज को कहाँ तक लेके आना है, इस सरफेस के इस पॉइंट तक लेके आना। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन और सारी वैल्यू सेम होगी, फिर भी एक बार लिख देते हैं कि E की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से स्मॉल r की जगह वैल्यू जाएगी कैपिटल R, क्योंकि अब हमें कहाँ तक लाना है, उस स्फेरिकल शेप के सरफेस तक लाना, उसके पृष्ठ तक लाना, और उसके पृष्ठ तक लाने के लिए लिमिट क्या हो जाएगी, अब r हो जाएगी और इसका मान क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे और r वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हाँ सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अब हमें इसका थर्ड पॉइंट निकालना है कि जब हम उस पॉइंट को कहाँ तक ला रहे हैं, व्हेन r इज लेस देन r, जब हम उस पॉइंट को कहाँ तक ला रहे हैं, उसके अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य किसके रूप में होगा, संरक्षित पोटेंशियल के फॉर्म में। लेकिन हम अगर जान रहे हैं कि अंदर का जो एरिया है वो कैसा है, वहां कोई चार्ज नहीं है, तो अंदर के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0,
जो अंदर का एरिया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है दैट मीन्स हमारा जो पोटेंशियल जो होगा वो 0 नहीं होगा। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, अगर E 0 है दैट मीन्स पोटेंशियल इज नॉट 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ V इज इक्वल्स टू E, है ना। तो E इज इक्वल्स टू डेल V अपॉन डेल N, है ना। अगर E की वैल्यू 0 आ गई तो 0 बराबर डेल V अपॉन डेल N। तो अगर किसी भी चीज में परिवर्तन की दर कितनी हो रही है, अगर 0 है तो V की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ V इज कांस्टेंट 0। तो अगर किसी भी चीज में जब 0 होता है, जैसे किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कब 0 होता है, जब वो कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स V इज नॉट 0, V इज एनी कांस्टेंट, मतलब V का मान 0 नहीं होगा अंदर। और V का मान कांस्टेंट कितना होगा कि भाई यहां से यहां तक लाने में जितना काम किया गया, कितना किया गया, KQ अपॉन R, कैपिटल R। ओके, तो KQ अपॉन कैपिटल R, तो उतना ही मान अंदर तक लाने के लिए किया गया होगा। इसका मतलब V की जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, V की कांस्टेंट वैल्यू अगर हम लिखे तो V इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक लाने में तो काम किया गया KQ अपॉन R, ये वाला, ठीक है। और यहां से अंदर तक आप किसी भी पॉइंट तक ले जाओ तो उसमें विभव का मान हमेशा समान रहेगा। तो इसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो वो कैसा होगा, जैसे हमने ये वाला पॉइंट इसकी रेडियस मान लो, यहां तक इसका मान हमेशा समान रहेगा, R इज इक्वल्स टू R, और R इज लेस देन R पे इसकी वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R। और इसका मान फिर इसके बाद क्या है, घटता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अपॉन में R है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये है R और इधर V इसमें ग्राफ। ओके, अब आप देखिए जो हमारे स्फेरिकल शेल था उसके जो एक्सप्रेशन थे उसी तरीके से एक्सप्रेशन किसके लिए थे, हमारे शेल के साथ साथ हमारा गोली, अगर हम एक गोला ले लें, है ना, तो उसके लिए भी इसी तरीके से एक्सप्रेशन होंगे। पहला वाला एक्सप्रेशन KQ अपन R स्क्वायर है, सेम उसी तरीके से। दूसरा वाला KQ अपन कैपिटल R आएगा, और तीसरा वाला आएगा KQ अपॉन कैपिटल R। मतलब जैसा हम गोलीय कोश के लिए कर रहे हैं वैसा कि वैसा काम हमें किसके लिए करना पड़ेगा, गोले के लिए भी करना पड़ेगा, है ना। एक आवेशित गोले के लिए विभव का मान और गोलीय कोश के लिए तो दोनों के डेरिवेशन सेम है, इसलिए मैं वो आपको नहीं करवा रही। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके लिए कि अचालक हो, है ना। ये सारे कंडक्टिंग थे, अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो तो उसके लिए हम इसको कैसे करेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे स्फीयर की जो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज तो है पर नॉन कंडक्टिंग, मतलब आवेशित है, और उसमें वो कैसा है, अचालक है ना। और अचालक जो सर्कल होती है उसमें क्या होता है, अंदर भी आवेश पूरी तरीके से समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जब हम अचालक सतह की बात करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने विद्युत क्षेत्र निकाला तो पहले वाले जब R इज ग्रेटर देन R था, कि जो बिंदु था अगर इस गोले से बाहर की तरफ है तो उसके लिए हमारे पास E की वैल्यू क्या आई थी, KQ अपॉन R स्क्वायर, और R इज इक्वल्स टू R था तब इसके लिए वैल्यू आई थी E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने स्फेरिकल शेल के लिए किया या फिर हम आवेशित गोले के लिए जो कर रहे थे कि अगर बिंदु हमारे गोले से बाहर के हो और स्थित हो या सतह पर स्थित हो, इन दोनों के लिए वही मान प्राप्त होंगे जो हमने पहले प्राप्त किए थे। इसलिए ये आपका होमवर्क है कि आप इसे पूरा कैलकुलेट करें। ओके, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो वैल्यू है V की लिख देती हूँ, V इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R। सिमिलरली जैसे हमने अभी पहले एक्सप्रेशन में किया था वैसे ही करना है, और यहाँ पर V एट द सरफेस इज KQ अपॉन R। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, कि अगर जो पॉइंट है वो कहाँ पर हो, इसके अंदर ही कोई, जैसे यह सेंटर O है और इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, स्मॉल r डिस्टेंस पे, उसके लिए हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले में तो क्या था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट था, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है क्योंकि अंदर क्या है, चार्जेस है। जहाँ चार्जेस है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंदर चार्जेस है तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो E का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, फॉर दिस पॉइंट। ओके, E की वैल्यू थी KQR अपॉन RQ, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। नहीं तो आप मेरे पहले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। E इज इक्वल टू KQR अपॉन RQ था जब हमने
इस तरीके से गोले के लिए निकाला था। ठीक है, अब हम इससे क्या निकालना चाह रहे हैं, पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो हमारे विभव का मान क्या होगा, तो v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होगा E डॉट डी आर का, जो कि कहाँ से कहाँ होगा कि अनंत से हम लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से उस पॉइंट R तक। अब ये तो है नहीं कि अनंत से उठा के उस पॉइंट R तक रख दिया, नहीं, उसे हमें स्टेप बाय स्टेप लाना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम इनफाइनाइट से उस पॉइंट को ला रहे हैं, जैसे ये इनफाइनाइट है, उस पॉइंट से हम इसको पहले सरफेस तक ला रहे हैं, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और इस नेक्स्ट टाइम पे सेकंड स्टेप में हम इस सरफेस से लेके इस पॉइंट तक यहाँ तक लेके आए, तो ये हो गया सेकंड स्टेप। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे यहाँ पे दो टर्म्स होगी कि हम पॉइंट को इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक ला रहे हैं E डॉट डी आर, प्लस r डिस्टेंस से उस अंदर वाले स्मॉल r डिस्टेंस तक ला रहे हैं E डॉट डी आर। ये वाला फॉर्म हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, जिसकी वैल्यू आई KQ अपॉन R, सॉरी कैपिटल R है तो यहाँ पे आएगा कैपिटल R। लेकिन इस वाले को हमें कैलकुलेट करना है, इस वाले की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू हम ये वाली यूज करेंगे, कितनी करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ R से लेके R तक KQ R अपॉन RQ। यहाँ पर जो हमारा RQ होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमने जो गोला लिया उसकी रेडियस कैसी है, फिक्स है। तो अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें जो सॉरी यहाँ डी आर भी होगा, देखिए हमें अभी इसका डिफ्रेंशिएशन करना बाकी है, तो इसके लिए हम करेंगे आगे, ये हटा रही हूँ सारा, बी की वैल्यू हो गई KQ अपॉन R, प्लस यहाँ पर KQ अपॉन RQ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जिसे हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी KQ अपॉन RQ, और अंदर हमें इंटीग्रेशन करना है R का, तो R का इंटीग्रेशन होता है R स्क्वायर अपॉन 2, तो वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हो जाएगी कैपिटल R से स्मॉल r। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगी KQ अपॉन R प्लस KQ अपॉन RQ, और हम इसमें अब इस लिमिट रख देंगे, पहले अपर लिखेंगे फिर लोअर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बाय 2 माइनस R स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसकी फाइनल वैल्यू लिख देती हूँ, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, KQ अपॉन 2RQ, और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू होगी ओके। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा V फॉर N, मतलब अंदर वाले किसी पॉइंट तक लाने के लिए। इसको एक बार आप वापस देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमने दो पॉइंट में इसको डिवाइड क्यों किया, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो उसके लिए हमारा एक्सप्रेशन है KQ R अपॉन RQ, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट हम इनसाइड वाले फील्ड के लिए वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें उस दैट मीन्स हमको इनफाइनाइट से उस सरफेस तक लाना है और सरफेस से फिर अंदर की ओर लेके आना है। तो सरफेस तक लाने के लिए तो वैल्यू KQ अपॉन R ही सही, लेकिन अंदर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन जब किया तो R के लिए हो गया R स्क्वायर अपॉन 2, और फिर हमने लिमिट रख के इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आई KQ अपॉन 2RQ 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इसी से हम सेंटर पर वैल्यू निकालना चाहे V की, V फॉर सेंटर, तो कितनी आएगी, सेंटर के लिए हमें रखना पड़ेगा पुट R इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। R इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो KQ अपॉन 2RQ, और ये 0 हो गया तो वैल्यू कितनी आई 3R स्क्वायर। तो RQ और R स्क्वायर और RQ कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3/2 KQ बाय R। ये KQ बाय R किसकी वैल्यू थी, जो सरफेस पे V का मान था, तो हम इसको लिख देंगे 3/2, और V का मान जो कहाँ पर है, सरफेस पे जितना है। इसका मतलब सरफेस पे जितना V/2 का जो मान है ना, विभव का जो मान है, उसका 1.5 गुना मान उसके सेंटर पे। इसका मतलब सेंटर पे विभव का मान हमेशा किसी भी अचालक गोले के लिए या नॉन कंडक्टिंग सरफेस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम उसके सेंटर पे होती है, और कितनी होती है, या तो 3/2 टाइम्स ऑफ द सरफेस, या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस। इसका मतलब जब हम इसका ग्राफ बनाना चाहे वो इस तरीके से बनेगा, देखिए कि अगर सेंटर पे जैसे इसकी वैल्यू इतनी मानू, ये यहाँ पे मैं अगर इसकी वैल्यू मानू V इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R, तो इससे 1.5 गुना ज्यादा, मतलब यहाँ पर और इसकी ज्यादा जो वैल्यू होगी वो यहाँ होगी,
और उसके बाद यहाँ एक फिक्स वैल्यू होगी r इज इक्वल टू r पर, उसके बाद इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग आएगी इस तरीके से, है ना। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और यहाँ पर इसकी वैल्यू ये जो जीरो है, r इज इक्वल टू जीरो हो गया यहाँ पे, सेंटर पॉइंट है तो, है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू 3/2 ऑफ kq अपॉन r। ओके, तो ये थोड़ा सा जिस तरीके से आपने अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र निकालते हुए थोड़ा ध्यान रखा था, उसमें इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग आया था। क्यों आया था? क्योंकि हमने वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था, चार्ज डेंसिटी का, है ना। वहां रो की वैल्यू से हमने उसको कैलकुलेट किया था। इसी तरीके से यहाँ उसी ई की वैल्यू को यूज करके उसका इंटीग्रेशन किया, पर इंटीग्रेशन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें इसमें के क्यू अपन आर ऐड करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि हमें उस चार्ज को इनफाइनाइट तक पहले सरफेस तक लाना पड़ता है और सरफेस से उसके अंदर वाले पॉइंट तक लाना होता है। इसलिए इसको कई बार डिफरेंट हम इंटीग्रेशन जब करते हैं या वैल्यू जब रखते हैं तो केवल वो वाली वैल्यू रख के कैलकुलेट कर देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। इन सब के आप नोट्स बना लीजिए। ओके, बाय।